इसलिए यह कवि लिखते हैं, 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप और आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पशुओं का पीछा करना लगभग बेईमानी है। अपने खून के अंदर जो पशुओं के गुण है उसका पीछा करना भी उस वक्त आम आदमी को बेईमानी लग रहा था, क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि आम आदमी उसके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकता था। कवि स्पष्टीकरण देते हैं, ये लिखते हैं, चाहे तो आम आदमी इन सब का जवाब पूछ सकता था, परंतु पूछ नहीं सका। इस संदर्भ में कवि लिखता है, 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि जानवर बनने के लिए कितना समय लगेगा। इंसान जानवर बन सकता है क्योंकि उसके अंदर जानवर के गुण मौजूद ही है, लेकिन वह उत्तर इसका कवि नहीं दे सका, कारण उस समय वातावरण ऐसा ही था, चाहकर भी आम आदमी राजनीति के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। चुपचाप सहन करना ही उसकी नियति हो गई थी। इसीलिए कवि लिखते हैं, खून में पशुओं के गुण हैं, उनके अनुसार बर्ताव करना उस समय एक प्रकार से उन्हें आम आदमी को बेईमान ही लग रहा था। इतने बेईमान हो गए थे राजनीतिक लोग, इतनी बेईमान हो गई थी राजनीति, फिर अपने बारे में सोच रही थी, आम जनता के बारे में, उनके सुख सुविधाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। इसलिए उन्हें यह अपने ही खून में जो पशुओं के गुण हैं उसके अनुसार रहना बेईमान लग रहा था। और यह स्थिति किस प्रकार थी उस वक्त आम आदमी की, इसका भी उन्होंने चित्रण किया है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोलियों के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी है। कितनी दुर्घटनाएं उस समाज में हो रही थी, आम आदमी पर कितना अत्याचार हो रहा था, इसका ही चित्रण करने वाली ये पंक्तियां हैं। क्यों हो रहा था इसका भी उन्होंने यहाँ उत्तर दिया है, तत्कालीन राजनीतिक जो नेता हैं उनके कारण, जो तत्कालीन राजनीतिक पक्ष हैं उनके कारण हो गया था। और तत्कालीन राजनीतिक जो पक्ष है वह है गाय का, जिनका चिन्ह था वो पक्ष तत्कालीन राजनीति में था। और उस वक्त कांग्रेस पक्ष का गाय चिन्ह रहा है। अतः आज़ादी के इस फड़फड़ाते हुए नक्शे पर उन्होंने गोबर कर दिया है, अर्थात उन्होंने आज़ादी का जो अर्थ आम आदमी को दिया था उस पर उन्होंने पानी फेर दिया है। जैसे कवि लिखते हैं, हर तरफ ताले लटक रहे थे, दीवारों से चिपकी गोलियों के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर, यह नक्शा है, नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया था। यानी तत्कालीन राजनीति ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया था, ऐसा कवि का कहना है। उस समय घर में कोई भी आदमी नहीं है। दोपहर के वक्त भी हर तरफ ताले लटकते हुए नजर आ रहे थे। सड़कों पर बिखरे जूते और दीवारों पर चिपकी गोलियां उस समय की दुर्घटनाओं को आपको बता रही थी। तत्कालीन शासन व्यवस्था के लोगों ने ये दुर्दशा की थी आम आदमी की। इस पर कवि व्यंग्य करते हैं और लिखते हैं, हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया था। गाय ने गोबर कर दिया था, अर्थात तत्कालीन राजनीतिक लोगों ने उन सारे सपनों को, आम आदमी के सपनों को तोड़ दिया था। अंत में कवि लिखता है कि किसका दुख मैं बताऊं और किस प्रकार मैं दुख बताऊं, और कौन सुखी है, कौन भाग्यवान है, कौन दुर्भागी है, यह भी मैं बता नहीं सकता। कारण आज़ादी के लिए जो हमने हमारा झंडा लहराया था, उस झंडे में जो रंग है, उस रंगों को जो पहिया ढोता है, पहिया जो 24 आरों से बना हुआ है, अशोक चक्र के
उस पहियों से लिया गया है, 24 आरोन से हमारा पहिया बना है, और उसका अर्थ क्या है, उस सारे अर्थ को तत्कालीन राजनीति भूल गई है। इसीलिए कवि कहता है कि हमारी ये जो आज़ादी के जो 3 रंग हैं केवल ढोने के लिए ही बन गए हैं। जैसे कवि लिखते हैं, मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आह, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है। आज़ादी थके हुए रंगों का नाम 20 साल बाद कवि को लग रहा है। क्या इसका कोई खास मतलब हो सकता है? लेकिन इसका उत्तर भी कवि के पास नहीं, इसलिए कवि लिखते हैं, बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। जो आज़ादी के 3 रंग है, उसे जो पहिया ढोता है, उसका जो अर्थ है वह सारे अर्थ निरर्थक हो गए हैं। इसीलिए बिना कोई उत्तर पाए कवि आगे बढ़ता है। कारण आज़ादी के बाद भी आम आदमी के सपनों को सपने ही बनाकर रखा गया था। जैसे कवि लिखता है, 20 साल बाद भी वही स्थिति है। कारण लेखक लिखते हैं, यह वक्त सोचने का नहीं, 20 साल बाद भी सोचने का वक्त नहीं। इतने सालों बाद भी जो हमारे आज़ादी का प्रतीक हमारा झंडा है, इसमें जो 3 रंग है, इसमें जो पहिया है, उसका अर्थ ही तत्कालीन राजनीति के लोगों में समझ में नहीं आ रहा। उसकी जो सारी तीलियां हैं सम्मिलित रूप से यह बताती है कि देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती है। ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों को और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के लिए बनाई गई थी, और यह हमें बताती है कि हम अपने रंग, अपना रूप, अपनी जाति, अपना धर्म सबको भूलकर हम अंतरंग से एक हो जाए। हम एकता के धागे में पिरोकर देश के समृद्धि को शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहे। यह हमें तीलियां बताती है, उसका ही वास्तविक अर्थ है। परंतु वास्तविकता कुछ और ही नजर आती है। कारण तत्कालीन आम आदमी को मोहभंग का सामना करना पड़ा है। समाज में न एकता का रंग है, न धार्मिक एकता का रंग है। उल्टा इंसान के बीच खाइयां बढ़ रही थी। इंसान आपस में लड़ रहा था, और आज़ादी के बाद ये मोहभंग की स्थिति समाज में निर्माण हो गई है। 20 साल बाद भी आम आदमी को अपनी आवश्यकताओं के लिए जूझना पड़ रहा था। अतः आज़ादी के बाद आम आदमी मोहभंग से ग्रस्त हो गया था, और यह मोहभंग तत्कालीन राजनीतिक शासकों के कारण हुआ था। इसीलिए तो कवि ने स्पष्ट रूप में इस कविता में उन पर व्यंग किया है, और वह व्यंग इस प्रकार है कि कवि कहते हैं, हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया था। इस प्रकार इस कविता में आम आदमी के मोहभंग की स्थिति को चित्रित किया है, तथा ये मोहभंग की स्थिति क्यों निर्माण हो गई थी, इसका भी कारण कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इस कविता का आशय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।